हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि रिजेक्शन रीजन किस तरह फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इन सब तमाम की तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्सेप्टेंस रीजन भी फाइंड करना सीख लिया। होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी तरह की होगी। आज हम फाइंड करना सीखेंगे कि रिजेक्शन रीजन क्या होता है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अ फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड इन अ सिटी शो दैट द लास्ट 350 फायर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डे ऑफ द वीक एज फॉलोस। कि फायर डिपार्टमेंट ने क्या रिकॉर्ड किया है कि पूरे वीक में कितनी ज़्यादा फायर्स जो हैं वो सिटी के अंदर हुई हैं। तो उनकी ये तमाम की तमाम डिटेल्स बता दी हैं कि मंडे को 35 हुई हैं, ट्यूसडे को भी 35 हुई हैं, वेडनेसडे को भी 45 हुई हैं, थर्सडे को 40 हुई हैं, फ्राइडे को 65 एंड सैटरडे को 75 एंड संडे को 55। तो इन टोटल करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 350 आता है। तो हमें हाइपोथेसिस क्या कैलकुलेट करना है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है या रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। तो हमें क्या देखना है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट फायर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक। यानी हमें ये देखना है कि ये जो हाइपोथेसिस बता रहे हैं कि जितनी भी फायर्स हुई है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं थ्रू आउट द वीक, क्या ये वो बात सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया हुआ है 3.01 है। फाइट्स कितनी हुई है, 350 हुई हैं, यानी कि ये जो हमारा टोटल दिया हुआ है ये इतनी हमारी फाइट्स हुई हैं पूरे के पूरे वीक में। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा और हमें किस तरह फाइंड करना है कि ये जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहा है, इसका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की। सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं नल हाइपोथेसिस। एज़ वी ऑल नो कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसके ऊपर हम क्लेम कर रहे होते हैं, यानी जिस स्टेटमेंट का हमने जस्टिफाई करना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस इज़ डिनोटेड बाय द H0। तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, फायर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे आप लिख लीजिए थ्रू आउट द वीक लिख लें। इसके अलावा हमने ये बात भी सीखी थी कि हम इस स्टेटमेंट को जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि सेम है इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 1 equals to probability 2 equals to probability 3 equals to probability 4 equals to probability 5 6 and 7। क्योंकि इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसको हम क्या कर देंगे, 1/7 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, यानी ये नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि जब हम एक स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि फायर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हुई हैं, तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे कि भाई फायर्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फायर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक। ठीक है, 2 स्टेप तो हो गए हमारे बिल्कुल कंप्लीट। तीसरे स्टेप में हम क्या बताते हैं, हमारे डेटा के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। तो हमने ये लिख देना है कि 0.01 हमारा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हम चाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसका बाकायदा टेबल बनाते हैं। तो आ जाते हैं, बनाते हैं इसका टेबल। सो स्टूडेंट से हमने टेबल बना लिया है। अब हमने इसका फार्मूला देखना है। चाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, चाई स्क्वायर इक्वल्स टू इमिशन ऑफ, इमिशन किस चीज़ का ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ये टेबल पूरा बना लिया। अब हमारे पास कितने वीक में डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख देना है, 1 2 3 4 5
6 एंड 7। सबसे पहले ये काम कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखना है कि ऑब्जर्वेशंस हमें क्या दी हुई हैं। तो अगर हम पीछे देखें अपनी कॉपी के, तो मंडे को हमें क्या ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 35 दी हुई है। तो डे 1 की जगह हम 35 लिख देंगे, डे 2 की जगह हम 35 लिख देंगे, वेडनेसडे की जगह यानी डे 3 की जगह 45, 40, 65, 70 एंड 55 हम पूरी की पूरी ये अमाउंट ही इसके अंदर ऐड करेंगे। सो अब हम ये अमाउंट ऑब्जर्वेशन की जगह ऐड कर देते हैं। मेक श्योर कि आपके पास जो अगर डेट दी हुई होगी तो उस डेट के आगे उसी की ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, और अगर डेट नहीं दी हुई, जैसे इसके अंदर नहीं दिए हुए थे लेकिन हमें पता है कि हमारे जो वीक होते हैं उसके अंदर डे 7 आते हैं, इसलिए हमने ख़ुद ही इसकी नंबरिंग कर ली है। तो ऑब्जर्वेशन में हम 1 की जगह 35, 45, 45, 40, 65, 75 एंड 55 कर लेंगे। तो हमारा ये जो इसका टोटल आया हुआ है वो हमारा क्या है, 350 आया, ये हम सबको पता है। अब हमें क्या फ़ाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फ़ाइंड करनी है। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर देखा है कि हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/7 आई है, यानी कि पूरे के पूरे आने की प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 1/7 कर दिया। तो अब यही वाली प्रोबेबिलिटी सेम रखते हुए इसके अंदर लिख देंगे 1/7, 1/7 इसी तरह कर लेंगे। सेम यही मेथड है जो हमने एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फाइंड किए थे, लेकिन डिफरेंस कहाँ से आता है वो हम आगे जाके देख लेते हैं। अब हमें क्या फ़ाइंड करनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब एस्टिमेटेड वैल्यू फ़ाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो चाई स्क्वायर का फॉर्मूला इधर हमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए बताया हुआ है कि हमने जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करनी है। तो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, ये हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। तो हम इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन आई है यानी कि 350 आई है, तो यानी कि हम क्या लिख देंगे इधर 350 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, यानी ये जो हमारी पास प्रोबेबिलिटी आई होंगी, अगर आपके पास सेम आ रही है तो सेम ही लिखेंगे, अगर जिसकी बात डिफरेंस आ रही होंगी हम उसके प्रोबेबिलिटी के साथ उसी की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एस्टिमेटेड वैल्यू का फॉर्मूला। अब हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 350 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 1/7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50। अब चूंकि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का टोटल भी सेम है और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी वो भी बिल्कुल सेम है, तो यानी कि इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू का आंसर आएगा वो भी सबका सेम ही आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 50 हर जगह पर। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप इन सबको आपस में जिस तरह मैंने ये किया है इस तरह कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आंसर सबका बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, सो आंसर इसका भी आ जाएगा 350, क्योंकि बिल्कुल सबसे आती है वो हमारे पास आती है ये वाला फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी अब पहले तो हमने ली थी ना कि भाई यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी 350 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना था प्रोबेबिलिटी के साथ, लेकिन अब हम इस तरह नहीं करेंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सॉरी जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पर 35 दी हुई है, तो हमने 35 को किसके साथ माइनस करेंगे, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के साथ माइनस करेंगे। अब ये इस तरह से सॉल्व होगा, जैसे कि 35 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास 4.5 आएगा, इसका भी 4.5 आएगा। ठीक है, अब ये वाला क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम थे, अब यहाँ पर है 45 माइनस 50, इसका होल स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, फिर 2.0, 4.5, 12.5 एंड 0.5। अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इमिशन ऑफ वो हमारे पास आ जाएगा 29.0। तो हमने क्या फ़ाइंड कर लिया, अब हमने क्या फ़ाइंड कर लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू फ़ाइंड कर ली। ठीक है, यानी कि चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है हमने क्या फ़ाइंड कर ली, चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू। चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड जिस तरह साइड पर लिखते हैं और छोटा सा करके लिखते हैं, ठीक है, इसको बड़ा सा करके मत लिख दीजिएगा। चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आई है
29.0। अब हमने जो इसका 5th स्टेप होगा यानी कि क्रिटिकल रीजन। अब हमने क्रिटिकल रीजन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी होंगी, जैसे कि पहली चीज़ तो इसकी आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें फाइंड करना होगा। इसके अलावा हमने जी टैप की वैल्यू को देखना होगा और उसके बाद फिर इसको एनालाइज करना होगा। फिर पता चलेगा कि ये जो आंसर जो हाइपोथेसिस हमें बताया हुआ है ये एक्सेप्टेंस रीजन में जाता है या ये रिजेक्शन रीजन में जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन की हेडिंग डालनी है। क्रिटिकल रीजन की हेडिंग डालनी है। अब क्रिटिकल रीजन की हेडिंग डालने के वक्त हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने किस तरह निकालना है, हमें सबको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालना है। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे, यानी कि हमारे 7 डेज़ हैं। तो हमने क्या करना है, 7 - 1 करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 आई है। इसके अलावा हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जी टैप की वैल्यू देखनी है। जी टैप की वैल्यू हमने कैसे देखनी है, जी टैप की वैल्यू के अंदर हमने क्या देखना है, 0.01 और 6। तो देखते हैं इसकी अमाउंट क्या आती है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारी जो उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यू आ रही है वो 0.01 जो कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। और हमने जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड की तो हमारे पास 6 अमाउंट आई। तो हमने क्या करना है, 0.01 देखना है और 0.01 यहाँ से हमने क्या देखना है, 6 देखना है। अब 6 के रॉ के अंदर और 0.01 के कॉलम के अंदर हमने देखना है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 16.812। ये देखें 16.812। 6 ये आ गया, 0.01 ये आ गया और हमारे पास क्या है, 6.812। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, जी टैप का अमाउंट क्या आई है, 16.81। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है क्या वो लेस देन है या ग्रेटर देन है जी चाई स्क्वायर टैप की वैल्यू से। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है चाई स्क्वायर टाइप की वैल्यू से। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि चाई स्क्वायर ग्रेटर देन जी चाई स्क्वायर टाइप की वैल्यू से। तो और क्या है, वहाँ पर 16.81 आया है। ठीक है, अब हमने इसका क्या बनाना है, अब हमने सिंपल इसका क्या बनाना है, हमने इसकी सिंपल ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ ड्रॉ कर ली। अब हमें ये भी पता है जो हमने फर्स्ट वीडियो में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में समझा था, तो हमने क्या बना लिया, ये ग्राफ बना लिया। अब हमने ये समझा था कि जो हमने फर्स्ट हमारी जो लेक्चर था टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमने क्या समझा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी हमने उस हिसाब से इसका ग्राफ बनाना है। तो अब हमने क्या बनाना है, 20 हमारे पास ये क्या है 29.0 है। तो हमने क्या बनाना है, इसका राइट टेल ग्राफ बनाना है। तो अब राइट टेल ग्राफ हमारा किस तरह बनेगा वो भी देख लेते हैं। सो ये कर लिया हमने और ये हमारा बन गया ग्राफ। बस इतना सा काम करना है, एक साइड इसका कलर कर देंगे, एक साइड इसका रहने देंगे। अब ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ रही होती है, हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख देंगे। जिस पार्ट से हमारा कलर स्टार्ट होता है यानी कि ये जो राइट टेल स्टार्ट हो रही है, हमने इधर क्या लिखनी है, अमाउंट 16.81 लिखनी है। अब देखना है, अब ये देखना है कि 16.81 छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है। ठीक है, अब देखें 29.0 16 के बाद आता है, पहले हम 16 लिखते हैं देन 29 लिखते हैं। तो यानी कि हमारा ये जो 29.0 है वो इस तरफ लाई कर रहा होगा, यानी कलर पार्ट के अंदर लाई कर रहा होगा। तो यानी ये कहीं भी आ सकता है, जैसे हम एस्टिमेटेड लगा लेते हैं क्योंकि आएगा तो इसके बाद ही, तो इधर आएगा 29.0। तो यानी जब भी कोई अमाउंट हमारी जो है वो इस कलर पार्ट के अंदर आएगी तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन है।
अगर ये वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही होती, यानी कि कलर पार्ट के अलावा आ रही होती, तो हमने क्या लिखना था, इधर ये एक्सेप्टेंस रीजन होता। यानी कि हमारी जो भी वैल्यू होगी चाय स्क्वायर टैब की वैल्यू से, अगर हमारी चाय कैलकुलेटर की वैल्यू हमारी कम होगी तो हमारी वो क्या आएगी, एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। लेकिन यहाँ पर तो कैलकुलेटेड की वैल्यू ज़्यादा है और टैब की वैल्यू कम है, तो ये ऑफकोर्स ये जाहिर सी बात है कि ये हमारी किस में जाएगी, राइट टेल वाले, यानी कि ये इसमें कलर पार्ट में जाएगी। तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा। यानी कि उन्होंने जो कहा था कि फाइट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक, तो उन्होंने ये गलत हाइपोथेसिस दिया था, यानी कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई पूरी के पूरी वीक के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन इस पार्ट को देखते हुए किस तरह बनाएंगे हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है कंक्लूजन की। ठीक है, हमारा 6 वो है, आज कैमरे का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट कोई बात नहीं। हमारा क्या है, कंक्लूजन आ रहा है 6 स्टेप के अंदर। तो हम इसके अंदर सबसे पहली अमाउंट क्या लिखें, सबसे पहली हम बात क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि भाई चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो अमाउंट है वो फॉल कर रही है, वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। आप यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, क्रिटिकल रीजन। ठीक है, हम सेकंड बात क्या कर रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर कि जी चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है चाय स्क्वायर टैब की वैल्यू से। ठीक है, सो देयरफॉर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। बस इतनी सी बात लिखनी है। इसके अंदर आपकी तमाम की तमाम चीज़ें वो कवर हो जाएंगी, वरना आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी। सिंस कैलकुलेटेड ऑफ चाय स्क्वायर फॉल इन क्रिटिकल रीजन, देयरफॉर वी रिजेक्ट null hypothesis and conclude that the fights are not uniformly distributed throughout the week। so ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम यूँ भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि अब देख लें, since चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू greater than चाय स्क्वायर टैब वैल्यू, we reject null hypothesis where चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 29.0 थी, एंड चाय स्क्वायर टैब की वैल्यू हमारे पास क्या थी 16.81। सो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास हो गया आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों की दोनों जो आपके कंक्लूजन है वो आपकी बात को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम ऑफिशियल के ऊपर, वहाँ पर आपको इसके तमाम के तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।